नमस्कार। फिर से आप सभी का स्कूल ऑफ माइनिंग में हार्दिक स्वागत है। आप पहली बार अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे में मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अभी अपन फर्स्ट में विनिंग वर्किंग को थोड़ा सा कवर करेंगे। उसके बाद लेजिस्लेशन के पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो जहाँ पे से क्वेश्चन अपने को बार बार पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे डीजीएमएस का फोकस रहता है, उसको भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज के वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में अपन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में देखेंगे। जहाँ पे थियरी शब्द हो जाता है ना, वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया ऐसा मान के चलना पड़ता है। और जहाँ पे हाइपोथेसिस रहता है तो वहाँ पे ये कंडीशन हो सकती थी, ऐसा वैसा हो सकता था, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस बेसिकली रहता है थियरी और हाइपोथेसिस में। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी किसने दी थी? तो सबसे पहले आएगा, सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जो आपको याद रखना है। आल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1910 के अंदर दी थी। उनके हिसाब से क्या था कि जो अपना अर्थ है ना, यहाँ पे देखो एक अर्थ दिख रहा है। पहले ये जो मैंने सर्कल किया ना, उतने फोटो पे आप फोकस करो। ये जो अर्थ है वो एक सिंगल लैंड मास में था। अभी जैसे अपने 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट थे। वैसे कॉन्टिनेंट पहले नहीं थे, बहुत सालों पहले, कुछ मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। अपन बात करें कि भाई 200 मिलियन ईयर्स से पहले क्या था, ये जो सिंगल लैंड मास था, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको बोला जाता था पेंजिया। ये सिंगल लैंड मास को क्या बोला गया था? पेंजिया बोला गया था। और ये जो उसके आजू बाजू में एक समुद्र था, चारों ओर उसके आजू बाजू में सी था, ओशन था, जिसको पेंथालाशा बोला गया था। तो सबसे पहले क्या अवेलेबल था? एक याद नाम रखो आप, पेंजिया, पेंजिया एंड पेंथालासा, जो थे सिंगल लैंड मास एंड सिंगल ओशन, ठीक है। पेंजी और पेंथालाशा था। फिर कुछ समय जैसे चलता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो ये क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जिसमें क्या हुआ, एक तो लॉरेशिया हुआ और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे आप जैसे दूसरी इमेज है, ये दूसरी इमेज में देखो कि ये जो सिंगल पेंजिया था ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, ठीक है। और उसमें से दो लैंड मास डेवलप हो गए। ये दोनों लैंड मास के क्या नाम हुआ? एक का नाम था लॉरेशिया और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है, याद रखना खास। और बीच में जो ये दोनों के बीच में एक सी डेवलप हुआ, जिसको बोला गया टीथिस सी करके। तो ये दो चीज़ आप याद रखना, एक तो लॉरेशिया डेवलप हुआ और उसमें से गोंडवाना लैंड डेवलप हुआ। तो अभी जो इंडिया है वो इंडिया किस पार्ट में था? ठीक है, तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में अगर देखें तो कौन से आ रहे थे? एक तो अफ्रीका आएगा, इसमें अफ्रीका आएगा, साउथ अमेरिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, एंटार्क्टिका आएगा और इंडिया आएगा, ठीक है। इतने जो कंट्री है, इतने जो कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या थे? इतने कॉन्टिनेंट एक गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और यूरेशिया में देखे, सॉरी लॉरेशिया में देखे, लॉरेशिया में कौन कौन से थे? तो लॉरेशिया में थे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका था, एंटार्क्टिका था, सॉरी नॉर्थ अमेरिका था, ग्रीनलैंड था और यूरेशिया था। यूरोप और रसिया को पार्ट, जो पहले एक सिंगल थे ना पार्ट, यूरेशिया जिसको बोला जाता है, पहले यूरेशिया बोलते थे, तो यूरेशिया था। तो इसमें लॉरेशिया में क्या 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 आ गया? नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से देखो एक नॉर्थ अमेरिका बन जाएगा, बीच में से यूरोप और रसिया का पार्ट एक बन जाएगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड बन जाएगा, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में जैसे देखे तो ये साउथ अमेरिका यहाँ पे अपने को दिख रहा है, जैसे थर्ड इमेज में देखो तो साउथ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे अफ्रीका दिख रहा है,
ये धीरे से इंडिया का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया जो है वो ये साइड धीरे धीरे मतलब खिसक रहा है उस टाइम में। तो ये इंडिया का भी एविडेंस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एंटार्क्टिका दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ठीक है, तो ये जैसे गोंडवाना लैंड के अलग अलग कंटिनेंट यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं। फिर जैसे ही समय चलता गया तो ये साउथ जो नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी साउथ अमेरिका है, वो धीरे धीरे इधर खिसक गया। इंडिया जो है वो अपनी साइड आ गया। तो यहाँ पे जैसे ऐसे फॉर्म हो गया, लास्ट इमेज में आप देखोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से धीरे धीरे खिसक रहा है, यहाँ पे गैप जैसे जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ से जो आज के प्रेजेंट डे पे क्या क्या हुआ, तो प्रेजेंट डे पे देखो अफ्रीका से कनेक्ट हुआ, अफ्रीका से डिस्कनेक्ट होके ये साउथ अमेरिका बन गया। ये उसके दोनों पार्ट से डिवाइड होके एंटार्क्टिका बन गया। ये भी एक यूरेशिया से अलग होके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन गया। जो यहाँ पे जा रहा था वो यहाँ पे आके इंडिया बन गया। फिर एशिया यहाँ पे बन गया। फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बन गया, यहाँ पे ग्रीनलैंड बन गया। ठीक है, ऐसे ही मतलब अभी जो कंटिनेंट है वो कंटिनेंट का डेवलपमेंट हुआ। अभी ये कंटिनेंट को पहले जैसे गोंडवाना लैंड थी तो वो क्यों थी, उसके लिए कुछ ना कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अपन स्टडी करें। तो जैसे अफ्रीका का ये कोस्ट लाइन और अमेरिका का ये कोस्ट लाइन की स्टडी करें, उसके जो यहाँ पे रॉक मिलते हैं और यहाँ पे रॉक मिलते हैं, दोनों सेम मिल रहे हैं। जैसे इंडिया की भी ये कोस्ट लाइन है और अफ्रीका का ये पार्ट देखें तो ये दोनों में भी सेम जियोलॉजिकल फ्यूचर, सेम फॉसिल्स मिल रही है। ठीक है, और इसी की वजह से देखो जैसे गुजरात है तो गुजरात का भी मैं एग्जांपल दूँ कि गुजरात में लायन क्यों है। तो हो सकता है कि जो अफ्रीकन लायन थे वो अफ्रीका से पार्ट अलग हुआ इंडिया का, तो वो कुछ पार्ट यहाँ गुजरात में भी आ गया होगा। तो वो लायन आज गुजरात में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको एशियाटिक लायन बोलते हैं। एशिया में और कहीं नहीं मिल रहे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टडी के हिसाब से देखा गया। फिर ऐसे सेम फ्यूचर एंटार्क्टिका को भी मिले। अगर आप पूरे जो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को अलग से ऐसे ऐसे करके अलग से जोड़ दिया जाए तो वापस ये पेंजिया बन जाएगा। ऐसे मैप भी अवेलेबल है। तो इस वजह से बोला गया कि भाई ये जो है जो अल्फ्रेड वेगनर ने जो थियरी दी थी वो बहुत ही सच्ची थियरी थी। और मतलब पेंजिया और पेंथालासा भी थे। फिर उसमें से गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया जो थे वो भी एविडेंस अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आप समझ लो इसमें से क्या कौन सा कंट्री कहाँ पे आ गया, ये देख लो। ठीक है ना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और अभी अपन आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक में। फिर आगे अपन बात करेंगे तो आगे अपन देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक या तो उसको आप बोल सकते हो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये दोनों सेम है। जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने बताया ना कि जैसे कंटिनेंट अलग अलग तरीके से ड्रिफ्ट हुए हैं ना, वो मतलब तैर के कैसे अभी जो करंट पोजीशन में जो अर्थ है और जो कंटिनेंट है वो करंट पोजीशन में तैरते हुए कैसे आए। तो वो जब 1910 में उन्होंने जब ये थियरी दी थी तो वो बता नहीं पाए थे। तो उस टाइम में तो उसको हाइपोथेसिस मान लिया। बट धीरे धीरे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे जैसे इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ तो इसकी जो सपोर्ट करने के लिए जैसे कंटिनेंट को ड्रिफ्ट किया, ये ड्रिफ्ट क्यों किया, तो इसका जो वजह है, इसका जो रीज़न है वो ये प्लेट टेक्टोनिक या तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बताया गया है। और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थियरी है वो अल्फ्रेड वेगनर की जो थियरी थी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, उसको सपोर्ट करती है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग को आप कैसे याद, प्लेट टेक्टोनिक को आप याद कर सकते हो PHH से, PHH बराबर। प्लेट P से हो गया प्लेट टेक्टोनिक, H से हो गया हेनरी और हैस। ठीक है, हेनरी हैस बराबर। प्लेट टेक्टोनिक थियरी किसने दी थी सबसे पहले, तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी हेनरी हैस ने दी थी। आप शॉर्ट में PHH याद रख लो तो आपको याद रह जाएगा। और कब दी थी, 1960s में दी थी, 50 साल बाद दी थी। 50 साल बाद क्यों दी थी कि भैया 1910 में तो इतना कुछ था नहीं। फिर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जैसे सबमरीन्स का डेवलपमेंट हुआ, जर्मनी जैसे देश जो है वो जर्मनी, UK, अमेरिका, ये सब क्या हथियार डेवलप करने में लग गए। तो उन्होंने ऐसे हथियारों का भी डेवलपमेंट किया, जैसे सबमरीन का डेवलपमेंट किया। सबमरीन को समुद्र में भेजा गया, समुद्र की सतह पर भेजा गया और वहाँ पे मैपिंग करवाया। और वो मैपिंग करवाते करवाते कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले उनको कि वहाँ पे जो समुद्र की सतह है एकदम फ्लैट नहीं है, वहाँ पे भी अंदर में ओशंस मतलब रीजेस वगैरह है, कुछ जगह पे ट्रेंचेस वगैरह है। तो ये आखिर में क्यों ऐसा है, तो ऐसे धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ता गया और 1960 में ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है वो हेनरी हैस ने दी। तो अपन डिटेल में इसको समझेंगे। इसमें मेनली
जो मैपिंग इसका जो फैक्ट है उसमें किसके ऊपर डिपेंड है, तो जो ये ओशन फ्लोर का मैपिंग करवाया उसके ऊपर, फिर जो सिस्मिक डाटा अवेलेबल था उसके ऊपर, और जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जब जैसे अपन ने बात की थी कि अर्थ के सेंटर में कोर है, और कोर में क्या है, नीफे है, निकल और फेरस है, जिसकी वजह से जो करंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपने को एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके जो डाटा है उसको स्टडी करके ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी और यहाँ तो सी फोर स्प्रेडिंग को मतलब ये थियरी आई है। तो इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, तो देखो जैसे अपनी अर्थ है ना, अर्थ के अंदर अलग अलग प्लेट्स लगी हुई है। जैसे ये दिख रही है आपको एंटार्क्टिक प्लेट दिख रही है, जैसे मतलब साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर नाल्का प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, कॉकोस प्लेट है, ठीक है। ऐसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। ये सब प्लेट्स अर्थ के क्रस्ट के नीचे में आई हुई है। क्रस्ट के एरियाज में, क्रस्ट इसको क्रस्टल प्लेट भी बोला जाता है, जहाँ पे अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, वो 30 से, जहाँ पे कंटिनेंट है वहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर डेप्थ तक है, और जहाँ पे ओशन है वहाँ पे उसकी डेप्थ कम है। तो अभी ओशन के अंदर में क्या हो रहा है, तो ओशन के अंदर में जैसे अपन ने बोला ना कि जैसे अर्थ का कोर है ना, अर्थ का कोर जैसे अपन ऐसा इसको 3 लेयर में डिवाइड कर दे, तो ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर, ठीक है। तो कोर के ऊपर में क्या होता है, यहाँ से जो आउटर कोर है वो क्या है, सेमी लिक्विड टाइप का है, आउटर कोर है तो ये सेमी लिक्विड है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मतलब इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जैसे इसमें क्या होगा कि ये यहाँ से कुछ पार्ट बाहर आएंगे, कुछ पार्ट बाहर आएंगे, कुछ मैग्मास और मैग्मास के लेयर जो है यहाँ से बाहर आएंगे, और बाहर आके जैसे मेंटल से भी बाहर आके वो क्रस्ट का अर्थ है यहाँ से मतलब यहाँ तक आएंगे, और अर्थ पे वो रुक जाएंगे, और जैसे ही ठंडे होते जाएंगे वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसे कन्वेक्शन करंट जो है वो अलग अलग टाइप का ऐसे प्लेट्स बनती रहती है, ऐसे ऐसे मतलब वो डेवलप होता रहता है, ठीक है। दोनों साइड से डेवलप हो सकता है। तो मतलब जैसे अपन दूध दूध जो रहता है, दूध को अपन जैसे इसमें गर्म कर दिया, ठीक है, दूध को जैसे अपन इसमें यहाँ से अपन इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले दूध ऐसे होगा, तो जो गर्म दूध यहाँ पे भी ठंडा रहेगा, गर्म होने से पहले क्या दूध ठंडा है यहाँ पे, तो नीचे वाला दूध पहले गर्म होगा, तो नीचे वाला दूध गर्म होके क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, किनारे पे आएगा, ठंडा होएगा, फिर किनारे से ये वापस अंदर जाएगा। सेम प्रोसेस ये अर्थ के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से क्या जो अलग अलग प्लेट्स है वो प्लेट्स में क्या होने लगा, मूवमेंट होने लगी। और सी का जब फ्लोर देखा तो सी के फ्लोर में बहुत सारी रीजेस वगैरह देखने को मिली, और उनको बाद में पता चला कि जो ये रीजेस है और अर्थ का जो जो सी का जो फ्लोर है, जो समुद्र की जो सतह है, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, एक दूसरे से आगे जा रही है, एक दूसरे से वो दूर होती जा रही है। कुछ कुछ समय के बाद वो जो है वो जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसको मिड ओशनिक रीज, जो मिड एटलांटिक रीज है उसकी स्टडी की गई, तो उसमें ये पाया गया। और उसी की वजह से ये जो दूर जा रहे हैं, ये जो प्लेट्स है, साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, एक दूसरे से धीरे धीरे दूर चले गए। और यही वजह से जो अल्फ्रेड वेगनर उस समय नहीं बता पाए कि इसमें ये क्यों ड्रिफ्ट कर रही है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने बता दिया कि ये नीचे में जो अर्थ के नीचे में जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर है, उसकी वजह से जो कन्वेक्शन करंट रहता है, और कन्वेक्शन करंट का कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, जहाँ से गर्म लावा बाहर आता है, ठंडा होता है, वापस जाता है, गर्म होता है लावा, फिर वापस ऊपर जाता है, ठंडा होकर नीचे आता है। तो ऐसे सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो धीरे धीरे जो प्लेट्स है वो क्या एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये ड्रिफ्ट को समझा दिया कि आखिर में ये ड्रिफ्ट क्यों हुआ था। अल्फ्रेड वेगनर की जो थियरी थी उसको ये सपोर्टिव थे, मतलब ये सपोर्ट कर रही है थियरी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हो। अभी जो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, वो दूर जाने की अलग अलग टेक्निक हो सकती है, अलग अलग पैटर्न से वो दूर जाती है, जिसमें 3 टाइप की बाउंड्री रहती है। एक रहती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक रहती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, और एक रहती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अभी सबसे पहले अपन डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, ये क्या करती है एक दूसरे से, ये साइड जा रही है, ये साइड जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे क्या होता है, बेसिकली अपन देखें तो जो जो ये क्रस्टल प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो बीच में से जैसे ही जगह आएगी नीचे से,
तो क्या होगा, लावा जो है नीचे से ऊपर आएगा और नए क्रस्ट का निर्माण होगा। तो सबसे ओल्डेस्ट क्रस्ट कहाँ पे अपने को, सबसे न्यूएस्ट क्रस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो न्यूएस्ट क्रस्ट का फॉर्मेशन अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूएस्ट क्रस्ट कहाँ पे मिलेगा। तो न्यूएस्ट क्रस्ट अपने को जो डाइवर्जेंट बाउंड्री रहती है, जहाँ पे दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, कुछ प्लेट ऐसी होती है जो एक दूसरे के पास भी आती है, कुछ एक दूसरे के ऐसा स्लाइड पास्ट भी करती है, दूर भी नहीं जाती, पास भी नहीं आती, और एक दूसरे को क्रॉस में जा रही है, वैसी टाइप की भी बाउंड्री रहती है। तो इसमें जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन आप याद कर लो कि जो एक डाइवर्जेंट बाउंड्री रहती है, यहाँ पे लिख देते हैं, धीरे धीरे समझते हैं अपन डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री तो ये क्या होती है, ये एक तो इसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव जोन भी बोला गया है। कंस्ट्रक्टिव जोन इसलिए बोला गया है, कंस्ट्रक्टिव जोन इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, नए न्यू क्रस्ट, यहाँ पे क्योंकि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो बीच में से नया क्रस्ट आता जाएगा, बीच में से यहाँ देखो नया क्रस्ट मैग्मा आएगा, नया नया मैग्मा आएगा, फिर ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद वो क्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में हमेशा क्या होता है, नया क्रस्ट जो है वो अपने को देखने को मिलता है। अभी मैग्मा कहाँ से आता है, तो मैग्मा जैसे अपन ने बोला था कि भाई मेंटल का एक लेयर रहता है एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर क्या है, एक सेमी लिक्विड है, तो सेमी लिक्विड से पूरा मैग्मा जो है वो बाहर आएगा और मतलब वो धीरे से ठंडा हो जाएगा और न्यू क्रस्ट जो है वो वहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है, फिर इसमें देखो, अभी आप बोलोगे कि सर ये दोनों प्लेट तो एक दूसरे से बाहर जा रही है, सपोज एक प्लेट है वो ईस्ट जा रही है और एक प्लेट है जो वेस्ट जा रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो बीच में तो सर आप गैप हो जाएगा, गैप नहीं होगा क्योंकि जो एस्थेनोस्फियर से जो नया मैग्मा आएगा ना, तो ये दोनों के बीच में जितना भी गैप हुआ ना उसको बैलेंस कर देता है और इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलेंगे, याद रखना। जो सी का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो इसी की वजह से मतलब वो जो गैप है उसको फुलफिल कर रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ओशन की रीजिस है वो रीजिस का निर्माण होता है। तो ओशन के अंदर में देखेंगे तो ओशन के अंदर में सबसे ज़्यादा नई क्रस्ट अपने को कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट किसका हुआ है, तो रीजिस का हुआ है, तो सबसे न्यू क्रस्ट अपने को इसमें मिलेगी। ठीक है, ओशनिक रीजिस के अंदर अपने को सबसे न्यू क्रस्ट मिलेगी, और जहाँ पे ये अंदर में जा रहा है, जैसे दूर हो जा रहा है, और जहाँ पे कुछ जगह पे ट्रेंच बनेगी, बहुत ही डीप में खड्डा बनेगा, तो जो खड्डा बनेगा आप यहाँ पे लिख देता हो, आप याद रखना, ओशनिक रीजिस में न्यू क्रस्ट मिलेगा और कुछ जगह खड्डा हो जाएगा, ओशनिक ट्रेंचेस बोलते हैं, ट्रेंच बन जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे अपने को सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ क्रस्ट अपने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये इसको भी कैसे प्रूव किया, तो भाई यहाँ पे जो अपने को रॉक मिल रहे हैं और यहाँ पे जो रॉक मिल रहे हैं वो दोनों की नेचर और जियोलॉजिकल फ्यूचर सेम है, तो वो उस वजह से अपन बोल सकते हैं कि एक दूसरे में से ही अलग हुए हैं। तो ऐसे मतलब ये थियरी को सपोर्ट करने के लिए जियोलॉजिकल एविडेंसेस है अपने पास। आप ये याद रखो कि ओशनिक रीजिस में सबसे न्यूएस्ट क्रस्ट रहेगा और ओशनिक ट्रेंचेस में सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर सबसे ओल्डेस्ट क्रसिंग रहेगा। जैसे दूध वाला एग्जांपल दिया था ना, आप उससे भी उसको समझ सकते हो। फिर इसमें एक टर्म है सोर्सेज करके, वो थोड़ा सा डीप में अगर पूछ लिया तो आप याद रखना, सोर्सेज किसको बोलते हैं, तो सोर्सेज इसको बोलते हैं कि जैसे प्लेट की बाउंड्री रहती है, प्लेट बाउंड्री, जिसकी वजह से जो मोशन हो रहा है और मोशन का जो नेट इफेक्ट रहता है, मोशन का नेट इफेक्ट रहता है टू जनरेट न्यू क्रस्ट, न्यू क्रस्ट, उसको क्या बोलेंगे, उसको सोर्सेज बोलेंगे। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। दो प्लेट है, उसमें से जो नेट इफेक्ट होगा मोशन का, जिसकी वजह से ये न्यू क्रस्ट जनरेट होगा, तो उसको सोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, और ये होगी अपनी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अभी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि ये दो प्लेट है, सपोज ये दो प्लेट है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएगी तो क्या होगी, जो भारी प्लेट होगी वो ऊपर जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको
कि भैया दो प्लेट से, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, वो दोनों एक दूसरे के क्या आ रही है, एक दूसरे के करीब जो है वो मूव कर रही है। तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास आएगी और एक दूसरे से टकराएगी, तो जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो अंदर जाएगी, जिसकी डेंसिटी बाहर ज़्यादा रहेगी जिस प्लेट की, वो ऊपर में चली जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो जो इसकी धार पे जो क्रस्ट रहेगा, दोनों की धार पे जो क्रस्ट रहेगा, दोनों की एजिस पे जो क्रस्ट रहेगा, वो क्रस्ट का क्या होता है, वहाँ पे क्रस्ट, उसमें डाइवर्जेंट में क्या हो रहा था, क्रस्ट क्रिएट हो रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है। और एक इसमें दूसरा, जैसे ये है ना कि जो प्लेट बाउंड्री रहता है, जहाँ पे ये सरफेस, जो प्लेट का जो सरफेस रहता है, प्लेट सरफेस, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना नेट मोशन लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, याद रखना उस। ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, सोर्स बोलते हैं। जहाँ पे जो जनरेट न्यू क्रस्ट के लिए जितना नेट मोशन लगेगा उसको सोर्सेज बोलेंगे, और उसको प्लेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना नेट मोशन लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सिंक करके बोलेंगे। ये जियोलॉजिकल टर्म है जो आप दोनों याद रखना खूब जरूरी है। फिर क्या होगा, जैसे ये इसका जो ये जो प्लेट की बाउंड्री अंदर में जा रही है, तो उसका लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब, और फिर वो लावा में धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट, जहाँ पे मतलब लिथोस्फीयर का कहाँ कहाँ था कन्वर्जन होता है, लावा के अंदर कन्वर्जन होता है, क्योंकि वो लावा के अंदर, जैसे एस्थेनोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर घुस जाएगा तो वो लावा को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर आप यहाँ पे याद रखना, कन्वर्जन डाइवर्जेंट बाउंड्री में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट सर्च पे होगा कि जैसे सेलो फोकस, सेलो फोकस मतलब ऐसे अर्थक्वेक महसूस हो गए कि जैसे जिसका फोकस है ना बहुत ही डीप में नहीं है, उस वैसे अर्थक्वेक अपने को डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहाँ पे हो रही है वहाँ पे महसूस हो गए। तो कुछ जैसे इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न वही है कि वहाँ पे क्रस्टल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कच्छ का एरिया भी है, तो वहाँ पे भी कच्छ अपना ऑलरेडी आ गया है भूकंप। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे ये क्रस्टल मूवमेंट ज़्यादा है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं। और जहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे दोनों कन्वर्ट हो रही है, दोनों एक दूसरे से पास में आ रही है, वैसी बाउंड्री पे कैसे अर्थक्वेक हो गए, तो वहाँ पे डीप फोकस वाले अर्थक्वेक हो गए। कैसे, तो इसके अंदर डीप फोकस अर्थक्वेक हो गए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये भी पूछ सकते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक यहाँ पे महसूस होते हैं। ठीक है। तो इतना आप याद रखना। फिर देखो, अभी अपन ने बोला था कि यहाँ पर ट्रेंचेस में जो भी नया क्रस्ट जो है जनरेट होता है, तो हमेशा नया क्रस्ट जनरेट ही नहीं होगा, कुछ जनरेट होगा और कुछ डिस्ट्रॉय भी होता है। तो ये दोनों में जो यहाँ पे जो जनरेट हुआ और यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हुआ, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। तो वैसे भी आप उसको समझ सकते हो कि जो ये है ना, उसका जो बैलेंसिंग होता है इसकी वजह से ही होता है। और जैसे फोल्ड माउंटेन है ना, फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन भी ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से हो रहे हैं। ठीक है। इसका निर्माण भी, फोल्ड माउंटेन का निर्माण भी किस वजह से हुआ है, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से हुआ है। क्योंकि स्वाभाविक है ना, जैसे ये दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, तो ये जैसे ये बीच में कुछ पार्ट तो ऊपर उठ जाएगा, कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा, तो जो ऊपर हुआ पार्ट होगा वो क्या है, माउंटेन का निर्माण करेगा। तो फोल्ड माउंटेन जो है वो एक एग्जाम्पल है इसका, आप याद रख सकते हो। फिर एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या है, एक दूसरे से पास में जा रही है। ठीक है। ये एक प्लेट है और एक दूसरी यहाँ पे प्लेट है। ठीक है। तो ये ना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक इधर ट्रैवलिंग कर रही है, एक इधर ट्रैवलिंग कर रही है। तो इसमें ना क्रस्ट का निर्माण होगा ना डिस्ट्रक्शन होगा। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बाउंड्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
कंजर्वेटिव बाउंड्री, याद रखना कंजर्वेटिव बाउंड्री कहाँ पे होती है, तो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट जहाँ पे रहता है, ठीक है, प्लेट्स का, प्लेट बाउंड्री का ट्रांसफॉर्म मूवमेंट वहाँ पे ये रहती है। और यहाँ पे जैसे फोल्ट्स वगैरह अपने को दिखते हैं ना, फोल्ट, वो कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक के भी फोल्ट रहते हैं। तो फोल्ट जो अपने को रहते हैं वो इस वजह से रहते हैं, जैसे कि सेंट एंड्रियाज का फोल्ट है, फोल्ट जनरेशन होता है, ठीक है। तो फोल्ट का जनरेशन किस वजह से होता है, तो ये कंजर्वेटिव बाउंड्री की वजह से होता है। क्योंकि देखो ना, आपका ये क्रस्टल प्लेट है, एक दूसरे से पास में हो जाएगा, तो जैसे उसका मूवमेंट है वो मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, तो इसकी वजह से फोल्ट वगैरह अपने को दिखता है। जैसे ये से बड़े से मास में देखो तो कुछ हज़ारों किलोमीटर के जियोलॉजी की स्टडी करो, मतलब ये 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक के हो सकते हैं। तो ये इसकी वजह से होते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से होते हैं। और क्लस्टर प्लेट भी तो छोटी थोड़ी होती है, उसकी भी साइज़ बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मतलब ध्यान रखना है, मतलब कुछ मतलब जो क्लस्टर प्लेट रहती है ना, आप उसकी थिकनेस समझ लो कि ये 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की उसकी सिर्फ थिकनेस रहती है, और लेंथ में तो बहुत ही ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो मतलब उस हिसाब से समझ लो कि फोल्ट वगैरह का जनरेशन इतना लंबा क्यों रहता है। फोल्ट एक छोटी सी, आप सामने से देख नहीं सकते फोल्ट को कि ये फोल्ट है। आप बहुत बड़े एरिया को जब आप स्टडी करोगे ना, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे ये फोल्ट है और ये यहाँ पर उसका झुकाव है। ऐसे आप मतलब थोड़ा सा बड़ा स्टडी करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और इसके बाद में कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस है, वो भी आप जस्ट याद रखो, ये सब वही है कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, ठीक है। कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस किसने दिया था, ओम्स ने दिया था। कब दिया था, तो ये 1927 में दिया था। बस इतना याद रखो, अपन ने समझ तो लिया ही है कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस क्या होता है। और ये बेसिकली सपोर्ट किसको करता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये चैप्टर ख़त्म। अभी नेक्स्ट चैप्टर से अपन इसका फिजिकल जियोलॉजिस्ट चालू करेंगे, जिसमें अपन वेदरिंग, इरोजन वगैरह को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।